अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये मैंने पहले भी बताया है कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है। कॉलम के अंदर हम जब स्टेशनरी फेज डालते हैं वहां पे हम स्टेशनरी फेज के साथ कुछ एड ऑन्स करते हैं जिसके कारण सैंपल का एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज बढ़ जाता है। तो ये एफिनिटी जो होता है ये सिलेक्टिवली या हाईली सिलेक्टिव सेपरेशन होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन के बेसिस पे होता है और ये सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल है। तो इसीलिए रिएक्शन ना बोल के हम इसको इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये टारगेट मॉलिक्यूल को स्टेशनरी फेज के साथ जोड़ने के लिए मॉडिफिकेशन है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल में, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में आप यूज कर सकते हैं, एंजाइम्स में यूज कर सकते हैं, एंजाइम प्यूरिफिकेशन, एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए को सेपरेट करने के लिए। तो ये सारे केसेस में आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना लोकेशन रखें। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहुंचते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1960s का है। लेट 1960s में कैट्रोकस और विल्कट ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने उसके बाद उसको धीरे धीरे मॉडिफाई होता गया ये टेक्निक और फिर ये एंजाइम प्यूरिफिकेशन में यूज होने लगा और इसमें इमोबलाइजेशन करने लगे, अगरोस जेल यूज करने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे मॉडिफाई होके आज का जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो स्टैंड हुआ है। तो सबसे पहले जब स्टेशनरी फेजेस किया यूज किया जाता था तो स्टेशनरी फेजेस में ये देखा गया कि बहुत बार हर एक स्टेशनरी फेज का इक्वल एफिनिटी नहीं है मोबाइल फेज के साथ। तो क्या होता था कि जो सब्सटेंस है वो अटैच नहीं हो पा रहा था, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए उसके स्टेशनरी फेज में एक एक्स्ट्रा में लीगेंड ऐड किया जाता है जिसको एक आर्म से जोड़ा जाता है। उस आर्म को बोलते हैं स्पेसर आर्म और उसके बाद उसमें एक लीगेंड जोड़ा जाता है। अब ये लीगेंड कौन सा होना चाहिए? जिसकी एफिनिटी हो आपके सब्सटेंस के साथ। तो आप जो भी सैंपल डाल रहे हैं उसमें XYZ जो भी आपका मेन इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट का एफिनिटी जिस भी लीगेंड के साथ हो उस लीगेंड को आप स्टेशनरी फेज में अटैच कर दीजिए थ्रू अ स्पेसर आर्म। तो आपका ये स्टेशनरी फेज रेडी हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल है रिवर्सिबल इंटरैक्शन होना चाहिए और उसमें बाइंडिंग होना चाहिए। और ये बाइंडिंग जो है ये लॉक एंड की मॉडल जैसा है। पहले बाइंड हो जाएगा फिर आप उसको एल्यूशन डालेंगे, एल्यूशन बफर डालेंगे तब जाके वो ब्रेक होगा। जब आपका बाइंडिंग हो जाएगा तो नॉन टारगेटेड रीजन्स जो है वो नीचे फ्लो आउट कर जाएंगे और टारगेटेड मॉलिक्यूल जो होगा वो अटैच हो जाएगा। अब टारगेटेड मॉलिक्यूल को जब हमको बाहर निकालना है तो आइदर आपको पीएच चेंज करना है या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करना है या मेटल्स या लेटर्स डालना है जो उसको आपको केज करके रिलीज आउट कर ले। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है मैट्रिक्स जो भी एक पोरस मटेरियल होना चाहिए जिसके साथ लिगेंड अटैच होना चाहिए। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो वो केमिकल स्टेबिलिटी दे, हाइड्रोफोबिसिटी दे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को कम करते जाए। जब नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग कम हो जाएगा तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। मैट्रिसेस जो यूज होता है वो है अगरोस या सेफारोस, सेलुलोस, पॉलीएक्रिलेमाइड, सिलिका या फिर मेटालिक बीड्स। मेटालिक बीड्स एडवांस टेक्निक्स है जहां पे आपका सैंपल में आयरन होता है वहां पे हम मेटालिक बीड्स को भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरह का डायग्राम दिखेगा। आपका जो बेसिक जेल है जो ब्लैक कलर का लाइन खींचा हुआ है जेल में वो आपका स्पेसर आर्म है और जो ब्लू ब्लू कलर का है वो आपके लिगेंड्स है। जब आपने सैंपल मॉलिक्यूल डाला तो सैंपल मॉलिक्यूल स्पेसिफिक लिगेंड, देखिए लिगेंड में एक स्पेसिफिक शेप है और सारे मॉलिक्यूल्स में से वही शेप जो उसके साथ मैच कर रहा है वही घुस पा रहा है और बाकी सारा रिलीज आउट हो रहा है। और उसके बाद आप फिर पीएच चेंज करोगे तो आपका जो स्पेसिफिक लिगेंड में अटैच हुआ था वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो ये बेसिक ओवरऑल प्रोसीजर का प्रिंसिपल है। अब लिगेंड कौन सा लेना है, सबसे पहले देखते हैं गुड लिगेंड होता क्या है, जिसकी हाई स्पेसिफिसिटी हो, जो एग्जैक्टली उसी को बाइंड करे जिसको करना है, पास पास में या सिमिलर मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड ना करे। रिवर्सिबल बाइंडिंग, बाइंड कर रहा है तो उसको फिर बॉन्ड को ब्रेक भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाइंड कर दिया वो रिलीज ही नहीं कर पा रहा है तो वो नहीं होगा, काम कर पाएगा। स्टेबल आफ्टर इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन के बाद वो स्टेबल होना चाहिए और अपने आप लीकिंग नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड में आता है सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम्स, इनहिबिटर्स, कोएंजाइम्स, एंटीबॉडीज, लेक्टिन्स और मेटल आयंस। ये डिपेंड करेगा कि आपका सैंपल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइप्स ऑफ लिगेंड सिलेक्ट करेंगे। स्पेसर आर्म, स्पेसर आर्म सिर्फ एक लिगेंड को सॉलिड मैट्रिक्स से जोड़ने के लिए है। ये इसलिए जरूरी है ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस, जो स्पेसर आर्म के नहीं होने पे वो हिंड्रेंस होता है, वो एक दूसरे से धक्का खाता है, तो उसको होल्ड करने के लिए स्पेसर आर्म की जरूरत है और ये इंटरैक्शन स्पेसिफिक को हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड और डायमिनो एल्कीन्स, ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेसर आर्म है। मोबाइल फेजेस वो आपके सैंपल पे डिपेंड करेगा, आपको जो बफर सिस्टम चाहिए उस पे डिपेंड करेगा। एल्यूशन ब्रेक, जो आपके लिगेंड से आपके सैंपल को, जो आपका टारगेट था, उसको रिलीज करने में हेल्प करे। मेथड्स ऑफ एल्यूशन, जब एल्यूशन करते हैं तो पहला होता है कॉम्पिटिटिव एल्यूशन, जिसमें फ्री लिगेंड और सबस्ट्रेट्स को भी डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है। फिर आता है पीएच शिफ्ट, एसिड या बेसिक पीएच चेंज करने से वो एल्यूट आउट हो जाएगा। सॉल्ट ग्रेडियंट चेंज करने से, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करने से भी स्पेसर लिगेंड और सैंपल का इंटरेक्शन वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। कैटाट्रोपिक एजेंट जैसे यूरिया, गुआनिडीन या HCl यूज कर सकते हैं। मेटालिक चेलेटर्स में आता है EDTA और IMAC, जो आपको इजीली यूज कर सकते हैं। स्टेप्स में आता है कॉलम प्रिपरेशन, जैसे कि सबसे पहला मैट्रिक्स बना लो, फिर उसमें लिगेंड जोड़ो, फिर आपको सैंपल डालना है, सैंपल डालने के बाद उसको थोड़ी देर रखना है ताकि वो इजीली रिएक्ट करे, फिर उसको वॉश कर देना है ताकि नॉन स्पेसिफिक बाउंडिंग को अवॉइड कर सके। फिर आप एल्यूशन बफर यूज करके अपने टारगेट मॉलिक्यूल को प्योर फॉर्म में एल्यूट आउट कर लीजिए। फिर उस कॉलम वॉश को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए ताकि लिगेंड्स उसमें अटैच रहे और उस कॉलम को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके। स्टेप्स में कॉलम प्रिपरेशन, सैंपल, वॉशिंग। फिर आते हैं मेथड्स में कॉम्पिटिटिव, ये है आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले कॉलम लिया, उसमें प्रोटीन बफर डाला, वो इक्विलिब्रेट किया, फिर आपने सैंपल डाला। सैंपल में हेट्रोजेनस प्रोटीन है, इसमें आपको ग्रीन येलो और रेड कलर का सैंपल दिख रहा होगा, तो उसमें से जब हम लोड किए उसके बाद रेड वाला जो एग्जैक्ट है तो वो अटैच हो गया और बाकी जो येलो और ग्रीन है वो रिलीज आउट हो गया। अब उसमें हिस्टिडीन टैग प्रोटीन्स था तो उसमें से सिर्फ रेड वाला आपके कॉलम में रह गया, उसके बाद आप एल्यूशन बफर यूज करके रेड वाले को एल्यूट आउट कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ एफिनिटी में पहला आता है बायोस्पेसिफिक एफिनिटी, जिसमें बायोलॉजिकल लिगेंड जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, सबस्ट्रेट और लेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट के इंटरेक्शंस को स्टडी किया जाता है। इमोबिलाइज्ड मेटल आयन एफिनिटी, इसमें निकल कोबाल्ट को बाइंड किया जाता है हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन के साथ। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में ये बहुत हेल्प करता है। डाई लिगेंड एफिनिटी, इसमें सिंथेटिक डाइस, एग्जांपल है सिबाक्रोन ब्लू F3GA, जिसको वो रिलीज करता है और वो मिमिक करता है न्यूक्लियोटाइड या कोएंजाइम बाइंडिंग। इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जो आपके एंटीबॉडीज को एज ए लिगेंड यूज करता है और एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होगा क्योंकि एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एंटीजन से इंटरेक्ट करता है। लेक्टिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जो लेक्टिन बाइंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, तो ग्लाइकोप्रोटीन अगर एग्जैक्टली प्रेजेंट है तो ही लेक्टिन के साथ बाइंड होगा, अनलेस बाइंड नहीं होगा। एप्टामर बेस्ड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को यूज कर सकते हैं ताकि वो बाइंडिंग स्पेसिफिक करे और स्टेबिलिटी बढ़ाए। एफिनिटी टैग में हिस टैग करते हैं, GST टैग, MBP टैग, फ्लैग टैग,
ये बहुत सारे टेक्निक्स है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस में। ये प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करा सकता है, एंटीबॉडी का प्यूरिफिकेशन और न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन। इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेल एंड ऑर्गेनेली आइसोलेशन, इसको भी स्पेसिफिकली प्यूरिफाई करेगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो उसको स्पेसिफिक मार्कर्स को एस्टिमेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इम्यूनो ऐसे कर सकते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइसोलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिर आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आता है ये हाईली स्पेसिफिक है क्योंकि उसमें लॉक एंड की मॉडल जैसी बाइंडिंग होती है। हाई प्यूरिफिकेशन फोल्ड होता है, सिंगल स्टेप प्यूरिफिकेशन करता है, हाई कंसंट्रेटेड आउटपुट ले देगा, रीयूजेबल कॉलम्स है और सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज स्केल सेपरेशन। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों सेपरेशन आप कर सकते हैं। कॉलम का साइज वेरी कर सकते हैं आप। लिमिटेशन में आता है कि हाई कॉस्ट है क्योंकि आप लिगेंड, एंटीबायोटिक या हिस्टडीन टैग ये सब की बात कर रहे हो, तो ये सारा टैगिंग में ही कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी भी काफी कॉस्टली है। लिगेंड का अगर लीकेज हो जाए बीच में तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको आपको ओवरकम करना होगा। हार्श एल्यूशन, हार्श एल्यूशन अगर बहुत ज्यादा एल्यूशन डाल रहे हो तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो एल्यूट आउट होगा वो भी डैमेज हो सकता है। आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का बॉन्डिंग बन रहा है और किस तरह से हमको एल्यूशन क्या लेना है ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके। कॉलम रीजनरेशन में रिड्यूस बाइंडिंग कैपेसिटी। कॉलम रीजनरेशन, अगर आप ऐसा कॉलम्स यूज कर रहे हैं जो रीजनरेटेबल है, मतलब रीयूजेबल है, तो उससे भी बाइंडिंग कैपेसिटी काफी हद तक इफेक्ट पड़ता है। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है ये मोस्टली पावरफुल है, सिलेक्टिव है, वर्सेटाइल टेक्निक है, बायोमोलिक्यूल्स के आइसोलेशन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें आप कॉलम्स को रीयूजेबल भी बना सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है। तो यहाँ तक था आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।